हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 25 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कूट में से बताइए कि कौन सा सत्य है या फिर कौन से सत्य हैं। तो दो आपके सामने पॉइंट लिखे हैं, उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं। इतालवी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो ये बात गलत है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब्दुल रज्जाक तो देवराय द्वितीय के समय में ही आया था, तो फिर गलत कैसे हो गया। तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इतालवी यात्री अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो है ना, वो इतालवी यात्री नहीं था, यानी कि वो इटली का रहने वाला नहीं था। वो तो फारस का था, फारस से आया था। फारस को हम वर्तमान में क्या कहते हैं, ईरान। तो यानी कि वो ईरान से आया था अब्दुल रज्जाक, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और ये कब आया था, तो जब विजयनगर साम्राज्य के हम पहले वंश की बात करते हैं। पहला वंश कौन सा था, संगम वंश। संगम वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं देवराय द्वितीय। उन्हीं के समय में अब्दुल रज्जाक भारत में आया था। जब हम देवराय द्वितीय की बात करते हैं, तो देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1422 से लेकर 1446 तक रहा देवराय द्वितीय का शासनकाल। इन्हीं के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। लगभग बात है ये 1443-44 के आसपास की, जब अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। जब हम इस संगम वंश के देवराय द्वितीय की बात करते हैं, तो इनको एक उपाधि दी गई थी, इमादी देवराय। इमादी देवराय के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे देवराय सेकंड को जाना जाता है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। तो ये तो चलो थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करेंगे। जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। और इस वंश की शुरुआत की, उसका नाम क्या रखा, संगम वंश। संगम उनके पिताजी का नाम था, इसी वजह से इस वंश का नाम भी क्या है, संगम वंश पड़ा। दूसरा वंश जो है वो आपका कौन सा था, सुलु वंश। और तीसरा वंश हमें देखने को मिलता है, उसका नाम था तुलु वंश। और एक वंश और रहा सत्ता में, जिसे हम कहते हैं अराविडु वंश। ठीक है ना, अराविडु वंश। तो टोटल 4 वंश थे इस विजयनगर साम्राज्य में। अब दूसरा कथन पढ़ने का प्रयास करेंगे। पुर्तगाली यात्री नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष, भविष्यवाणी और लेखाकरण में निपुण थी। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। पुर्तगाली यात्री नुनीज ने ऐसा वर्णन किया है। तो जब हम नुनीज की बात करते हैं, ये पुर्तगाली यात्री कब आया था, तो ये लगभग 1535 में आया और 1537 ईस्वी तक यहाँ पर रहा, ऐसा कहा जाता है। जब हम इस समय की बात करते हैं, तब विजयनगर साम्राज्य का कौन सा वंश सत्ता में रहा, तो आप कहेंगे तीसरा वंश तुलु वंश का समय चल रहा था। और तुलु वंश के जो राजा गद्दी पर बैठे हुए थे, उनका नाम था अच्युत देव राय। तो तुलु वंश के राजा अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनीज ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। जब हम तुलु वंश के राजा अच्युत देव राय की बात करते हैं, तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1529 से लेकर 1542 तक रहा इनका टाइम पीरियड। जब अच्युत देव राय की बात करते हैं, तो इनसे पहले के जो राजा थे वो थे कृष्ण देव राय, जो पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है ना, कृष्ण देव राय जो 1509 से लेकर 1529 तक रहे थे। ठीक है, तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली राजा तो होंगे ही, पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के भी शक्तिशाली राजा थे ये कृष्ण देव राय। ठीक है ना, जिन्हें हम आंध्र भोज
के नाम से जानते हैं, आंध्र पितामह की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है ना। तो अभिनव भोज की उपाधि भी इनको दी गई। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो पहला कथन तो आपका गलत था, दूसरा कथन आपका ठीक था, यानी कि केवल 2, यानी बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रिक्त स्थान ईस्वी में कोलकाता के पास बेलूर मठ में की गई थी। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कब की गई थी। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1897, उनका बिल्कुल ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना 1 मई 1897 को की गई थी। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इन्होंने अपने गुरुजी के नाम पर एक मिशन की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम क्या था? तो नाम आता है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो अपने गुरुजी के नाम पर इन्होंने एक संगठन शुरू किया, एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन शुरू किया, ठीक है, 1 मई 1897 को। और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ रखा? बेलूर मठ में, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताया ही गया है। बेलूर मठ कहाँ है? हावड़ा। हावड़ा जब आप जाएंगे ना पश्चिम बंगाल में, वहां पर ये आपको स्थल मिलेगा। तो वहां पर इसका ये मुख्यालय बनाया गया। तो इस प्रकार जो आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो 1887 में इन्होंने क्या किया था? वेलूर मठ की स्थापना की। वेलूर मठ की स्थापना कब की गई? 1887 में। इसके 10 साल बाद वेलूर मठ में ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी इन्होंने, रामकृष्ण मिशन। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का इनका जन्म हुआ था 1863 में। और ये 1893 में शिकागो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए। इन्होंने भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। और उसके बाद में इनको तूफानी हिंदू की उपाधि दी गई थी, है ना। तो फिर कुछ टाइम बाद जो है वो आपको ये बातें देखने को मिलती हैं। जब हम इनके गुरुजी की बात करते हैं, इनके गुरुजी का जन्म कब हुआ था? 1836 में इनके गुरुजी का जन्म हुआ, यानी कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। और इनके गुरुजी की मृत्यु कब हुई थी? 1886 को, यानी 50 साल तक का जीवन जिया इनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने। तो ये पॉइंट जो है आपको स्वामी विवेकानंद से संबंधित ध्यान में रखने हैं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन डी टिक किया था 1897, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इनमें से बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक है। सर बेनेगल नरसिम्हा राव, इनको शॉर्ट में कई बार बीएन राव भी आपने पढ़ा होगा। तो बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये कब की बात है? ये बात है 1946 में। तो जब हम संविधान बनाने की संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इस बैठक में अध्यक्ष चुनना था। तो सबसे उम्र में जो सबसे बड़े थे उनको चुन लिया गया अध्यक्ष। और उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र में सबसे बड़े थे उस संविधान सभा में। इसी वजह से इनको अध्यक्ष चुन लिया गया पहली बैठक में। लेकिन इनको परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाया गया। 2 दिन बाद फिर से संविधान सभा की बैठक हुई और ये बैठक दूसरी बैठक थी संविधान सभा की। तो इस 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया, और वो भी परमानेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में जन्मे, है ना, और यही हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और इस संविधान सभा में
फिर से बैठक हुई 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा और वही प्रस्ताव जो संविधान सभा ने उस पर विचार विमर्श करने के बाद उसे क्या है, अगले साल 1947 में उसे पारित कर दिया और यही प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप बना। ठीक है ना, प्रस्तावना का स्वरूप बना। तो जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बीएन राव, बीएन राव के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो बीएन राव जो है वो एक सिविल सेवक थे और न्यायविद थे, एक अच्छे राजनेता जिन्होंने क्या है ये सलाहकार का पदभार संभाला। जैसे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तो संविधान सभा की एक समिति बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट हम चलते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करना है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से जल्दी जल्दी से बताएं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1901 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखित है, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। जब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं तो ये पारसी व्यक्ति थे। ठीक है ना। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत से धन लूटकर बाहर ले जा रहे हैं। यानी उस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया था, धन निकासी सिद्धांत, है ना। धन निकासी सिद्धांत या फिर धन का अपवाह सिद्धांत भी कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो नाम लिख देना दादा भाई नौरोजी का। तो इस प्रकार एक पॉइंट और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो हमारे भारत की तरह ही ब्रिटेन की संसद में भी क्या है, 2 सदन है। ठीक है, हमारे भारत की बात करते हैं तो राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा हमारा क्या है, सबसे उच्चतम सदन है और निम्नतम सदन कौन सा है, लोकसभा। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी जो संसद है वहां पर 2 सदन बनते हैं, एक तो जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, एक है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड वहां का उच्चतम सदन है, हाउस ऑफ कॉमन जो है वो वहां का निम्नतम सदन है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है ना। हाउस ऑफ कॉमन के लिए प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन चुने गए, तो नाम लिख देना आप दादा भाई नौरोजी का। और इन्होंने किस सीट से इलेक्शन लड़ा था, तो एक पार्टी का नाम आता है उदारवादी पार्टी। ठीक है, उदारवादी दल की तरफ से इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो वहां पर हमारा धन ले जा रहे हैं और अपने उद्योगों को विकसित कर रहे हैं। तो इन्होंने निंदा की उस ब्रिटिश सिस्टम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने 2 सूचियां दी गई हैं, आपको संगठित मतलब इसमें क्या है, संगठन और स्थापना वर्ष। तो बराबर कैलकुलेशन करते हुए देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से आप बता दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही इस मिशन की शुरुआत की 1897 में। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया।
जब हम ब्रह्म समाज की बात कर रहे होते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है ना। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगलों के शासक अकबर सेकंड ने। आर्य समाज के बारे में अगर पूछा जाए तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 को हुई। और किसने की थी, तो नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती वही थे जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने आर्यों के बारे में एक सिद्धांत भी दिया था, आर्य तिब्बती सिद्धांत। यानी कि इनका कहना था कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से भारत में आए थे, ठीक है ना। और अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि प्रार्थना समाज की बात करते हैं, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867 में। तो किसका नाम आता है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। और इनके साथी और भी थे इसमें संस्थापक सदस्यों में। तो जैसे अब इसको सुमिलित कर लीजिए कौन सा ठीक रहेगा, A4 B3 A4 B3 C2 D1। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। वराहमिहिर की रचना कौन सी है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है वराहमिहिर की रचना कौन सी है इनमें से। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, इसमें एक नाम यूज हुआ है मुद्रा राक्षसम। तो मुद्रा राक्षसम के रचनाकार तो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, इनका क्या नाम है, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई रचना है मुद्रा राक्षसम, तो यानी कि ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। और फिर जब हम बात करते हैं ऑप्शन इस थर्ड के बारे में, इसमें लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में भी आपको पता है ये किसने लिखी थी, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा संस्कृत को लेकर जिसका नाम रखा अष्टाध्यायी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अष्ट यानी कि 8 अध्याय। तो संस्कृत को अच्छी व्याकरण देने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें 8 अध्याय बनाए इन्होंने। तो कौन सी संस्कृत को ये अच्छी व्याकरण देना चाहते थे, जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो आपको 2 प्रकार की संस्कृत दिखाई देती है। एक तो थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जो है उसकी अच्छी व्याकरण थी, और एक जो लोगों के बीच में सक्रिय थी जिसे कहते हैं लौकिक संस्कृत। और इस लौकिक संस्कृत को अच्छी व्याकरण देने के लिए इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। महर्षि पाणिनि किसके दरबार में रहा करते थे, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे ये महर्षि पाणिनि, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब जब हम बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र जो रचना है ये किसके द्वारा लिखित है, इसके बारे में तो आपको पता है, ये तो नागार्जुन के द्वारा रचित है, नागार्जुन, जिसमें इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है इन्होंने अपने इस ग्रंथ में, ठीक है, माध्यमिक सूत्र में। और नागार्जुन को क्या कहा जाता है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो आप कौन सा टिक करेंगे, तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर दीजिए जल्दी से। इधर विभागों के नाम बताए गए हैं और इधर संस्थापक सुल्तानों के नाम बताए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ठीक रहेगा जल्दी से बता दीजिएगा। तो चलो जी, हम सुमिलित करने का प्रयास करते हैं। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था, तो ये सैन्य विभाग
यानी कि सेना से संबंधित एक विभाग था, जिसकी स्थापना ग्यासुद्दीन बलबन ने की थी। और ये ग्यासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का एक सुल्तान था, जो 1265 से लेकर 1287 के आसपास तक गद्दी पर रहा। यही है वो बलबन जिसने भारत में कौन सी प्रथाएं शुरू की? सजदा प्रणाली शुरू की भारत में बलबन ने। यही है वो बलबन जिसने भारत में पेबोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया। पेबोस प्रथा यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा। यही है वो बलबन जिसने भारत में एक फारसी त्योहार का प्रचलन शुरू किया, और उस फारसी त्योहार का नाम क्या था? नौरूज। यानी कि फसलों के पकने पर ये त्योहार मनाया जाता था, नौरूज। इसका भारत में प्रचलन शुरू किया था बलबन ने। और गुलाम वंश में तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चालीसा का गठन किया था, है ना। तो 40 लोगों का एक संगठन बनाया, तो उस चालीसा को खंडित कर दिया था, उसको खत्म कर दिया बलबन ने। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं बलबन से संबंधित। फिर हम बात करते हैं दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो है, ये इस कौन सा विभाग था? नाम से ही पता चल रहा है, बंदी विभाग। और बंदी विभाग को शुरू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था, जो कि 1351 से लेकर 1388 तक गद्दी पर रहा। फिरोज शाह तुगलक को किसके लिए जाना जाता है? तो इसको शहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। शहरों का निर्माण करवाया, जैसे कि हरियाणा में एक जगह पड़ती है हिसार, ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। तो हिसार किसने बसाया? इसी फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में, ये भी किसने बसाया था? तो नाम लिख देना फिरोज शाह तुगलक का। जब आप यूपी में जाएंगे तो वहां पर जौनपुर जगह पड़ती है, उस जौनपुर को भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और जब बात करते हैं दिल्ली के आसपास में, यानी कि दिल्ली एनसीआर में, वहां पर जगह है एक फिरोजाबाद, वो भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बड़ी भारी मात्रा में नहरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने और भी कई यहाँ पर विभाग बनाए, जैसे कि हम बात करते हैं दीवान ए खैरात। तो नाम से ही पता चल रहा है, आपने सुना होगा ना कि ये चीज कोई खैरात में थोड़ी मिली है, यानी कि दान में थोड़ी मिली है। तो दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और एक चिकित्सा से संबंधित यानी कि मेडिकल टाइप का एक विभाग बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। दीवान ए मुस्तक राज की जब हम बात करते हैं, तो दीवान ए मुस्तक राज क्या था? ये एक राजस्व विभाग था, यानी कि टैक्स वसूली से संबंधित एक विभाग, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। और इस अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1296 से लेकर 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। इसने अपने ताऊजी और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर मार दिया था 1296 में, और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसने राजस्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, चलो जी, अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दीवान ए आमिर कोही, ये कौन सा विभाग था? ये कृषि विभाग था। इसका अनावरण किसने किया? इसको किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक रहा। इसका बचपन का नाम जोना खां था, जोना खां। और यही है वो जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी, रेहल्ला। रेहल्ला पुस्तक में उसने वर्णन किया है कि किस प्रकार से उस समय का भारतीय समाज था, और सती प्रथा किस प्रकार से वहां पर प्रचलित थी। कोई भी महिला अगर सती होती थी तो उसके लिए राजा की अनुमति लेनी होती थी, और महिला जब सती होती थी ढोल नगाड़े बजा करती थी। ऐसा वर्णन किया है किसने?
रिहल्ला पुस्तक में इब्न बतूता ने। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करते हुए विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी और वो हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो अब आपको टिक करना है कौन सा, A1, B2, C3, D4, यानी कि जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। जैसे हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंशों की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत, तो सबसे पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा कौन सा था, सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाला वंश कौन सा रहा, आप कहेंगे सबसे लंबे समय तक रहने वाला वंश था तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक रहने वाला वंश, तो नाम लिख देना खिलजी वंश का। तो चलो जी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। राजा हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया था, तो इसमें आपको टिक करना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना 606 से लेकर 647, तो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हमें पूछा है कि शासन कब से कब तक किया, लेकिन जब हम बात करते हैं हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, 590 ईस्वी में जन्म हुआ, और ये राज्याभिषेक कब हुआ यानी कि गद्दी पर कब बैठे, तो नाम आता है 606 ईस्वी का, यानी कि 6ठी सदी में इनका जन्म हुआ, 7वीं सदी में ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो इस प्रकार 606 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र केवल 16 साल की थी। राजा हर्षवर्धन कौन से वंश के थे, तो ये वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसका नाम पुष्यभूति वंश क्यों पड़ा, क्योंकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने की थी, इसी वजह से पुष्यभूति वंश कहा जाता है। और इस वंश में कई राजा ऐसे हुए जिनके नाम के पीछे वर्धन लगा होता था, तो शायद उसी वजह से उनका नाम वर्धन वंश भी पड़ गया। ठीक है, इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। राजा हर्षवर्धन के समय में ही एक चीनी यात्री भारत में आया था, जिसका नाम था हवेन स्वांग। ठीक है ना, चीनी यात्री बड़ा प्रसिद्ध था, ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो एक लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध हुई थी जो नर्मदा नदी के किनारे लड़ी गई थी, किसकी इसके बीच में, तो राजा हर्षवर्धन के बीच में, और नाम आता है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का। तो राजा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई 618 ईस्वी में। ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय जो है उन्होंने इनको हरा दिया था। राजा हर्षवर्धन की जब बात करते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। थानेसर से ये कन्नौज चले गए। तो थानेसर तो आपका हरियाणा में पड़ता है और कन्नौज आपका यूपी में पड़ता है। राजा हर्षवर्धन के राजा बनने से पहले इनके साम्राज्य की राजधानी थानेसर हुआ करती थी। थानेसर वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। उस समय इसका नाम क्या था, स्थानेश्वर। तो स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था इसे, जो इनकी कभी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, हवेन स्वांग इनके समय में एक विदेशी व्यक्ति आया, और इस हवेन स्वांग को कई बार आपने पढ़ा होगा, युआन च्वांग। ठीक है ना, तो भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौ घाटों पर नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो इस प्रकार से वर्णन किसने किया है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो लिख देना आप नाम हवेन स्वांग का। ठीक है, हवेन स्वांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ठीक है ना, मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था।
और ह्वेन-त्सांग की एक रचना हम पढ़ते हैं जिसका नाम है सीयू की रचना में वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, तो चलो जी, ये बात बहुत बढ़िया हुई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता देंगे जल्दी से, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य रहेगा। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी ही थे, और इस 1906 के कोलकाता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव जो हैं वो अपनाए गए। पहला प्रस्ताव था स्वराज का, ठीक है, और दूसरा प्रस्ताव कौन सा था? बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आपको पता है ना ये क्यों चलाया गया था? उससे पहले 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो भारतीयों में रोष था उसके प्रति, और स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया उसके विरोध में, और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए। इन बातों पर जोर दिया गया था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होने वाले 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में इन्होंने धन के निकासी के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है, यानी कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत से पैसा लेकर चले जा रहे हैं, इस बात का वर्णन किया है दादा भाई नौरोजी ने अपने इस पुस्तक में। ठीक है, बाकी जब हम बात करते हैं ये दूसरे पॉइंट के बारे में, वर्ष 1907 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वैसे जब हम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो 1906 में हुई थी, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, और पहले अध्यक्ष कौन बने मुस्लिम लीग के? तो नाम आता है आगा खां का। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने। तो यानी दोनों पॉइंट आपके ठीक लिखे हुए हैं। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड टिक किया होगा, 1 और 2 दोनों, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अति उत्तम। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ग्रैंड मास्टर 360। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम की बात हो, चाहे टेलीग्राम की बात हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल की बात हो। ठीक है, हम आपको हर जगह मिलेंगे। चलिए जी, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।